As you all know that we have arranged a demo session for general science and ability, and today I will describe the outlines of general science and ability for the CSS exam. आपको पता है कि CSS का एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें 12 सब्जेक्ट्स होते हैं और 6 ऑप्शंस होते हैं, 6 कंपल्सरीज होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है, ठीक है। बजाय इसके कि मैं इन पे टाइम वेस्ट करूं, मैं अपने सब्जेक्ट की तरफ आऊंगा और उसकी आउटलाइन के बारे में आपको बताऊंगा। जस्ट जो जनरल साइंस का पोर्शन है पहले हम वो डिस्कस करेंगे, देन हम एक लेक्चर जो है जनरल साइंस का उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग इट, फर्स्टली द बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस में जो जनरल साइंस का पोर्शन आ रहा है, जो हमारे पेपर का एक आउटलाइन देता है हमें एफपीएससी, उसमें जो बायोलॉजिकल साइंसेस का पोर्शन है उसके कुछ सब टॉपिक्स हैं। हम उन सब टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द बेसिस ऑफ लाइफ, कि लाइफ कहाँ से शुरू हुई, उसकी बेस क्या है, ठीक है। अब उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, अगेन उसके कुछ सब हेडिंग्स हैं, उनको अगर हम देखें, फर्स्टली इज द सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, कि सेल के स्ट्रक्चर्स क्या है, सेल का एक स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, उसके फंक्शंस क्या क्या है। फिर सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज मौजूद है, ठीक है। सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज मींस के जो सेल के अंदर ही पाए जाने वाले ऑर्गेनेलिज हैं, ठीक है। वो बेसिकली जो सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सो मेनी थिंग्स आर प्रेजेंट इन द सेल। सो सेल के अंदर जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, हमने उनको डिस्कस करना है। देन आ जाता है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स बेसिकली प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एंजाइम्स हैं। प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स, they are also present in our diets. Enzymes are also present in our body, ठीक है। प्रोटीन्स भी टू सम एक्सटेंट हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं। प्लांट एंड एनिमल किंगडम, हम एक ब्रीफ सा व्यू लेंगे प्लांट एंड एनिमल किंगडम के बारे में, कि ये कहां से ओरिजिनेट हुई, इनकी आगे नेक्स्ट जो हायरार्की क्या है, ठीक है। सो प्लांट्स की एक ब्रीफ सर्वे लिया जाएगा, एनिमल्स किंगडम का एक ब्रीफ सर्वे लिया जाएगा, और उसके बाद उनमें सिमिलैरिटीज को डिस्कस किया जाएगा कि बेसिकली जो डाइवर्सिटीज हैं प्लांट किंगडम की और एनिमल किंगडम की, उनकी आगे जो टाइप्स हैं उनमें सिमिलैरिटीज क्या क्या है, उनमें डिफरेंसेस क्या क्या है। तो ये सारी चीजें जो हैं इनको डिस्कस किया जाएगा ब्रीफली, ठीक है। देन इज द अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी बेसिकली फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स। तो आप बेसिकली देखते हो कि ह्यूमन के जो ऑर्गन्स हैं वो बेसिकली उनके कुछ फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखूं तो स्टोमक एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है। सो इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, दे हैव डाइवर्सिटीज ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो हमने उन फंक्शंस को भी डिस्कस करना है। किन स्टूडेंट्स को वॉइस का इशू आ रहा है? आई थिंक कि आपके नेटवर्क का इशू है। आई हैव नो नेटवर्क इशू हेयर। सो कॉमन डिजीजेस एंड एपिडेमिक्स। अब बेसिकली कॉमन डिजीजेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं जो ह्यूमन बीइंग्स में आ रही हैं, एपिडेमिक्स कौन कौन से? तो बेसिकली पोलियो, डायरिया, मलेरिया, हेपेटाइटिस, डेंगू, उनके काजेस क्या हैं, उनकी प्रिवेंशन क्या है, जो कॉमन डिजीज है हम उनको डिस्कस करें। उसके बाद न्यू मॉडल कंसेप्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल मेथड्स। तो हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से किस तरह फ्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक नया कंसेप्ट जो एक आया है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो एक तो स्टूडेंट्स आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई बच्चा अपनी वीडियो ऑन ना करे, इससे दूसरों को भी डिस्ट्रैक्शन होती है। काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो वीडियोस ऑन कर रहे हैं अपनी, ठीक है। सो प्लीज आप कोई भी स्टूडेंट अपनी वीडियो ऑन ना करे, इससे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके नेटवर्क का इशू आ रहा है। कोई भी पार्टिसिपेंट अपनी वीडियो ऑन बिल्कुल भी ना करे, ठीक है, इससे सबको डिस्टर्बेंस हो रही है। और जिन लोगों को वॉइस में इशू आ रहा है उनके अपने नेटवर्क का इशू है। आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं कि हमारे पास जो है आवाज सही आ रही है। सो नेक्स्ट इज द फिजिकल साइंसेस। अब फिजिकल साइंसेस में कौन कौन से हमारे पास सब टॉपिक्स हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर। फर्स्टली हम देखेंगे कि यूनिवर्स क्या है, गैलेक्सी किसको हम कहते हैं, लाइट ईयर हम किसको कहते हैं, सोलर सिस्टम जो निजाम शमसी है, सन जो एक स्टार है, ठीक है, अर्थ, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आपको पता है कि एक हर जगह पे कोई भी चीज है, अब एसआई यूनिट हम कहते हैं, वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स जो हैं उनको हम एसआई यूनिट्स कहते हैं। तो लेंथ को हम मीटर्स में मेजर कर रहे हैं, वेट को हम केजी में मेजर कर रहे हैं। सो इसी तरह एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जो फल्कियात के यूनिट्स हैं, उनमें हम बेसिकली डिस्टेंस को मेजर कर रहे होते हैं, वो उसका अलग एक मेजरमेंट का एक यूनिट है, ठीक है। देन इज द प्रोसेस ऑफ नेचर, कि नेचर का प्रोसेस किस तरह चलता है। सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्सिस फर्स्टली। अब जो चांद गिरन होता है, जो सूरज गिरन होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि हाउ इट ऑकर्स, ठीक है, व्हाट हैपेंस दैट इट दे ऑकर्स। देन इज द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन किसको कहते हैं, रेवोल्यूशन किसको कहते हैं। अर्थ रोटेट कब करती है, रेवोल्यूट कब करती है, ठीक है। और इसी तरह सन है, उस जो हमारे पास एक स्टार है, इसी तरह बाकी स्टार्स के बारे में, तो हम उनकी रेवोल्यूशन और रोटेशन को डिस्कस करेंगे। देन इज द वेदर वेरिएबल्स, जो मौसम चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, उसके कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज चेंज हो सकती है। उसमें टेम्परेचर चेंज हो सकता है, प्रेशर चेंज हो सकता है, सर्कुलेशन चेंज हो सकती है, प्रेसिपिटेशन चेंज हो सकती है, ह्यूमिडिटी चेंज हो सकती है। ये तमाम चीजें जो हैं ये वेदर वेरिएबल्स कहलाती हैं, इनकी वजह से वेदर वेरिएट करता है, इस वजह से वेरिएशंस आती हैं वेदर में। देन इज द नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स। हैजर्ड्स बेसिकली जो इश्यूज आते हैं कुदरती तौर पे, कोई आफात आ रही हैं, उसके अलावा डिजास्टर्स हैं, तबाहियां हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक आ जाता है, कोई वोल्केनिक एरप्शन हो जाती है, कोई सुनामी आ जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं। आपको पता है कि मोस्टली जो डिजास्टर्स हैं वो ज्यादा जो मैसिव डिजास्टर्स होते हैं वो नेचुरल हैजर्ड्स की वजह से होते हैं। नेचुरल जो प्रॉब्लम्स आते हैं, अर्थक्वेक का प्रॉब्लम आता है तो लोगों की डेथ ज्यादा होती है, एक मैसिव स्केल पे होती है, ठीक है। वोल्केनिक एरप्शन होती है तो ये मैसिव स्केल पे ही डिस्ट्रक्शन होती है लाइफ की, ठीक है, प्रॉपर्टीज की। तो इसी तरह फ्लड्स आते हैं तो लोग, मिलियन ऑफ द पीपल जो हैं वो बेघर हो जाते हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है, डिजीज इमर्ज करती हैं, एपिडेमिक्स आ जाते हैं। तो ये बेसिकली हम इनको डिस्कस करेंगे। ड्रॉट हम किसको कहते हैं, वाइल्ड फायर किसको कहते हैं, अर्बन फायर किसको कहते हैं। सो देन इज द डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। जो डिजास्टर होता है उसका रिस्क पहले से मौजूद होता है। हमें पता है अर्थक्वेक आ सकता है, हमें पता है वोल्केनिक एरप्शन जहां पे वोल्केनोस हैं वो फट सकते हैं, एरप्ट हो सकते हैं, सुनामीज जो वाटर बॉडीज हैं उनमें आ सकते हैं, जो फ्लड्स हैं जो इलाके दरिया के करीब है उधर हो सकता है। तो हमने उस रिस्क को मैनेज करना है, दैट इज द डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। देन इज द एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज बेसिकली आपको पता है एनर्जी की टाइप्स होती हैं। कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जो रिन्यूएबल होती हैं, कुछ होती हैं नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल होती है, फॉर एग्जांपल सन से लाइट आ रही है, वो डेली आती है, ठीक है, वो रिन्यूएबल है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हम कोयल यूज कर रहे हैं, हम ऑयल यूज कर रहे हैं, ये नॉन रिन्यूएबल है, एक जगह से एक लिमिट तक हम निकाल सकते हैं। सो आपने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो कंजर्वेशन है उसको देखना है, उसका यूज देखना है। फिर आपने देखना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, उसके शेल्स क्या हैं, उसके सब शेल्स क्या हैं,
देन केमिकल बॉन्डिंग, कि किस तरह बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्डिंग किस तरह होती है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये बेसिकली रेडिएशंस शुआएं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, इलेक्ट्रोमैग्नेट से इमर्ज हो रही हैं, एमिट हो रही हैं। उसके बाद इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट मॉडर्न मटेरियल्स और केमिकल्स। तो ये इनको हमने डिस्कस करना है कि मॉडर्न मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। सिरेमिक्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, ये बेसिकली हम यूज कर रहे हैं एज अ ह्यूमन मेडिकेशन। अब एंटीबायोटिक्स को हम यूज करते हैं अगेंस्ट द माइक्रोब्स, ठीक है। माइक्रोब, जो भी कोई माइक्रोब्स बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो हम उनको किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज कर रहे होते हैं। वैक्सीन्स हम करते हैं यूज अपने आप को इम्यूनाइज करने के लिए, किसी भी डिजीज से, किसी भी डिजीज से बचने के लिए हम वैक्सीनेशन कर रहे होते हैं। आपने देखा कोविड-19 आया, मैसिव स्केल पे वैक्सीनेशन हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो स्केल है वो डाउन हो गया, ठीक है। तो ये वैक्सीन्स को हमने डिस्कस करना है। देन इज द फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर्स बेसिकली लैंड्स के लिए यूज किए जाते हैं, जहां पे जरखेजी को बढ़ाने के लिए, एक लैंड की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर यूज करते हैं हम डिफरेंट। देन पेस्टिसाइड्स, ये भी लैंड पे यूज किए जाते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए। सो पेस्टिसाइड्स को भी हम स्टडी करेंगे। देन इज द एनवायरमेंटल साइंस। तो एनवायरमेंटल साइंस जो है इसमें भी कुछ सब टॉपिक्स हैं। फर्स्ट इज द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट पे क्या है, फर्स्टली आता है एटमॉस्फेयर, आबो हवा। तो उसमें कौन कौन से एटमॉस्फेयर के रीजन्स हैं। अब फॉर एग्जांपल ट्रोपोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, इसी तरह बाकी रीजन्स हैं, स्ट्रेटोस्फेयर है। तो डिफरेंट रीजन्स हैं, एक लेयर स्ट्रक्चर है, एक एरिया तक हम उसको एक नाम देते हैं, ठीक है। उनकी कंपोजिशन क्या है, उनमें कौन कौन सी गैसेस मौजूद है। देन इज द हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर मीन जो वाटर, बेसिकली एक वाटर का एरिया है, कि कौन कौन से वाटर के कंपार्टमेंट्स हैं, वाटर साइकिल किस तरह चलता है। आपको पता है कि जब बारिश होती है, फॉर एग्जांपल व्हेन रेन फॉल्स, तो क्या होता है, वाटर लैंड पे आता है, ठीक है। जब वाटर लैंड पे आता है तो उसके बाद क्या होती है, वहां से इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है, वाटर इवेपोरेट आहिस्ता आहिस्ता करना स्टार्ट हो जाता है। तो वो एवेपोरेशन जो है इन द फॉर्म ऑफ गैसेस फिर दोबारा ऊपर चली जाती है, ठीक है, और स्पेस पे, और वहां पे फिर वाटर कंडेंस होता है, देन इकट्ठा होकर फिर प्रेसिपिटेट कर जाता है। सो ये वाटर साइकिल है। देन इज द बायोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है, मिनरल्स, रॉक्स, रॉक टाइप्स, प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, 7 प्लेट टेक्टोनिक्स हैं, तो उनको डिस्कस करना है। देन इज द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, कि हमारी आबो हवा में पॉल्यूशन किस वजह से हो रही है, ठीक है। बेसिकली उसमें एयर पॉल्यूटेंट्स मौजूद हैं, मेटल्स मौजूद हैं, ठीक है, सल्फर्स मौजूद हैं, इसी तरह क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मौजूद हैं। तो ये बेसिकली इस वजह से पॉल्यूट हो रहा है हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी एयर पॉल्यूट हो रही है। तो उस वजह से कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जैसा कि एसिड रेन, तेजाबी बारिश जिसको हम कहते हैं, ओजोन लेयर की डेप्लीशन, क्योंकि ओजोन लेयर एक शील्ड के तौर पे हमारे ऊपर एक्ट कर रही है, जो हमें कैंसर से बचाती है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को प्रिवेंट करती है कि वो जमीन पे आए। जब ओजोन लेयर डेप्लीट करेगी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या होंगी, जमीन पे आ जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, कैंसर जो है वो ज्यादा रेट पे होना स्टार्ट हो जाएगा। देन इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सारे इश्यूज जो हैं, ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली क्या है, वो बेसिकली क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। उससे क्या होगा कि टेम्परेचर एक एरिया का इंक्रीज करेगा तो वहां पे फ्लड्स आने के खतरे हैं। आप अगर देखें कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ड्यूरिंग समर सीजन होता क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से वहां पे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। तो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो फ्लड्स आ जाते हैं। सो दिस इज द साइड ऑफ द स्टोरी। उसके बाद इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑन एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, कि कौन कौन से ऐसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जो हो चुके हैं फॉर द एयर पॉल्यूशन कंट्रोल। उनका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड कायोटो प्रोटोकॉल। देन इज वाटर पॉल्यूशन, कि पानी की किस तरह पॉल्यूट होता है, ठीक है,
उसकी टाइप्स क्या हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं, उसकी काजेज क्या हैं, उसके इफेक्ट्स क्या हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देन इज द लैंड पॉल्यूशन, कि लैंड हम किस तरह पॉल्यूट करते हैं, सॉलिड वेस्ट को मैनेज करते हैं, डिस्पोज करते हैं। उसके बाद रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एनवायरमेंटल साइंस, कि हम बेसिकली जीआईएस का किस तरह यूज करते हैं ताकि हमें एक एनवायरमेंट का अंदाजा होता है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉपुलेशन प्लानिंग, कि हमें पॉपुलेशन प्लानिंग किस तरह करनी होगी, ठीक है, अपनी जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए। देन नेक्स्ट वन इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये बेसिकली इसमें कंप्यूटर क्या होता है, उसके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फंडामेंटल्स क्या हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहते हैं, उनके फंडामेंटल्स क्या हैं, टेलीकम्युनिकेशंस हम किनको कहते हैं, ठीक है, तो उनके बेसिकली कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो ये इंशाल्लाह हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक एबिलिटी का पोर्शन है, ठीक है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये दो चीजों का अमेलगमेशन है। तो उसमें बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग्स हैं और डिफरेंट थिंग्स हैं, इंशाल्लाह वो भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बट टुडे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम बेसिकली हमने क्या करना है, हमने अपना फर्स्ट लेक्चर भी आज स्टार्ट करना है। सो हम इधर ही इसको स्टॉप करेंगे एंड देन we will firstly discuss our first lecture of biological sciences. Let me share the screen. I think कि आपको स्क्रीन विजिबल है सबको। प्लीज वन और टू स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करते हैं कि आपको स्क्रीन विजिबल है। Okay, so today's our lecture is lecture number 1, the basis of life. As we have discussed in the outline, that first outline is basis of life. So we will start from that. So basis of life क्या है, लाइफ कहाँ से इमर्ज हुई, लाइफ की बेसिस क्या है। तो हम फर्स्टली पढ़ेंगे सेल क्या होता है। अब आपको पता है कि सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। लाइफ जो है वो बेसिकली सेल जो है उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक है। सेल्स, डिफरेंट सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो टिश्यूज बनाते हैं। डिफरेंट टिश्यूज जो हैं वो क्या करते हैं, वो ऑर्गन्स बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, एक इंडिविजुअल बना देते हैं। सो एक हायरार्की है जो स्टार्ट हो रही है किधर से, सेल से। सेल क्या हुआ फिर, एक बेसिक कंपोनेंट हुआ लाइफ का, एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट हुआ लाइफ का। सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने इन 1665। तो सेल को उसने किस तरह डिस्कवर किया, उसने जो एक शहद की मक्खियों का एक गुच्छा होता है जहां पे वो रहती हैं, ठीक है, उसको उसने बेसिकली उसको देखा। उसमें उसने देखा कि कुछ ना कुछ ऐसे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। उसने उन कंपार्टमेंट्स में से हर एक को सेल का नाम दिया। सो सेल की वहां से इमरजेंस जो है वो स्टार्ट हो गई। तो बेसिकली सेल यहां से इमर्ज हुआ। उसके बाद आता है साइटोलॉजी, हम किसको कहते हैं, जो हम स्टडी करते हैं सेल की उसको हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सो स्टडी ऑफ द सेल, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल, उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब सेल इमर्ज हुआ, सेल का जो है उसकी स्टडी जो है उस पर स्टार्ट हुई, तो एक सेल थ्योरी इमर्ज हुई, वो दी शेल्डन और श्वान ने, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मेन पॉइंट्स दिए सेल थ्योरी के, कि सेल जो है वो थ्री पार्ट्स पे कंपोज, इसकी जो कंपोजिशन है वो थ्री पार्ट्स पे मुश्तमिल है। एक है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, जिसको हम आप कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक है साइटोप्लाज्म। बेसिकली साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं जो फ्लूइड मौजूद होता है,
जो न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस कहते हैं जो सेंटर ऑफ द सेल पे मौजूद होता है एक स्ट्रक्चर। सो अब सेल की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है सेल प्रोकैरियोटिक सेल होता है, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में एक बड़ा मेजर डिफरेंस है, वो है न्यूक्लियस का डिफरेंस। सो हम उसमें उसको स्टडी करेंगे। प्रोकैरियोट्स क्या है? अब आपको वर्ड डिनोट कर रहा है कि प्रो मीन बिफोर, कैरियन मीन न्यूक्लियस। सो इट डिफाइंस दैट न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ठीक है। सो इनको हम इसलिए प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो सेक्शन ऑफ सेल्स में बंडल होती है, बंडल अप हो जाती है। क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता, वैसे तो न्यूक्लियस जो है बेसिकली उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, लेकिन क्योंकि इनके अंदर एक जो न्यूक्लियस है वो मौजूद नहीं है, सो इनको जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए एक सेक्शन ऑफ सेल को बंडल अप करना पड़ता है, जिसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। और दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें कोई भी ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, किसी भी ऑर्गेनेली पे ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। सो दो डिफरेंस आपने याद रखनी है। फर्स्टली आपने ये याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस नहीं है। देन सेकंड वन इज द कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है इनकी बंडल अप होती है सेक्शन ऑफ सेल में, जिसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इट्स नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोट्स, यू मीन बेसिकली के प्रेजेंस, यू डिनोट्स द प्रेजेंस, कैरी ऑन डिनोट्स द न्यूक्लियस। सो यूकैरियोट्स में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मौजूद होता है और एक न्यूमरस मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स मौजूद होती है। तो बेसिकली सारी जो ऑर्गेनेल्स हैं वो बेसिकली क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है, उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया हो, वो लाइसोसोम हो, वो गोल्गी अपरेटस हो, वो कोई भी ऑर्गेनेली हो, उसके ऊपर क्या होगा, एक मेम्ब्रेन होगा। और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो हैं ये प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होती। सो इसमें क्या होगा कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन किधर स्टोर हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर स्टोर हो रही है। सो ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में एक बेसिक डिफरेंस है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। देन इज द, अब ये बेसिकली दोनों की एक आपके पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आ गई। इसको आप देख सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में अगर आप देखें, न्यूक्लियस एक बड़ा न्यूक्लियस जो है मौजूद है सेंटर में, उसके इर्द गिर्द ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, और जो फ्लूइड आपको नजर आ रहा है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन भी मौजूद है। अब इसमें अगर आप दूसरी साइड पे प्रोकैरियोटिक सेल को देखें तो इधर एक बंडल अप है, सेक्शन ऑफ सेल बना हुआ है, इसको हम न्यूक्लियाइड कहेंगे। इसमें भी साइटोप्लाज्म मौजूद है, राइबोसोम मौजूद है, प्लास्मिड मौजूद है, बट कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, किसी के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, सिर्फ एक सेल के ऊपर मेम्ब्रेन होगी जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, किसी भी ऑर्गेनेली पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी। देन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम फर्स्टली इसको डिस्कस कर लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम किसको कहते हैं। ये किसी भी सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो क्या कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। ये बेसिकली अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो ये बेसिकली एक आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल की, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लिविंग सेल्स में कहते हैं, उसकी मैं आपको रीजन बताऊंगा। बट इन द केस ऑफ प्लांट सेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी कवर कर रहा होता है सेल वॉल। प्लांट सेल्स में एक इजाफी मेम्ब्रेन मौजूद होती है, एक एडिशनल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, उसको सेल वॉल कहते हैं। उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है, बट सेल वॉल भी मौजूद होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है उसको अगर हम डिस्कस करें, इसमें 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं।
फर्स्ट वन इज द फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, phosphorus and lipid joined by the glycosidic bond. Then is the cholesterol, proteins, carbohydrates. So 4 different type of molecules are present in the plasma membrane. उसके स्ट्रक्चर का हिस्सा है। फिर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी किया तो फर्स्टली आया यूनिट मेम्ब्रेन का एक मॉडल। उस यूनिट के मेम्ब्रेन के मॉडल ने कहा कि लिपिड लेयर जो है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होती है, वो एक मोज़ेक मैनर में मौजूद होती है, वो एक बाइलेयर मौजूद होती है। फिर उसके बाद आया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसने कहा कि लिपिड बाइलेयर जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। वो क्या है? कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन वो मोज़ेक मैनर में मौजूद है। मोज़ेक मैनर का मतलब हुआ कि वो डिस्पर्स्ड है। सारे जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं स्ट्रक्चर में, वो सारे इक्वली प्रेजेंट हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो ये बेसिकली आपके पास एक माइंड में आ गया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम किसको कहते हैं। उसमें हम ये कहते हैं कि बेसिकली कि सेल मेम्ब्रेन जो है नॉट सॉलिड, इज नॉट सॉलिड, rather like a vegetable aisle with individual molecules floating. So इसका मतलब हुआ कि 4 molecules जो हैं, 4 different type of molecules जो हैं, वो सारे फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। सारे जो हैं फ्लूइड मीडियम के अंदर मौजूद हैं। किसी एक को हम ये नहीं कह सकते कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। सो आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। देन इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? फंक्शन बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये है कि ये बेसिकली तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल्स की, बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का फंक्शन प्ले करती है। कि बेसिकली कोई भी मटेरियल आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना है। आपको मैं बताता हूं कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर कोई मटेरियल आया, उसने अंदर जाना है सेल के, तो सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर आने देती है जो इसके अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं, कुछ को रोक लेती है जो जिनकी परमिएबिलिटी नहीं होती, इसके साथ मैच नहीं करती। सो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे ये एक्ट कर रही होती है। सो इसमें बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का फंक्शन भी आ जाता है और एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का भी फंक्शन आ जाता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस जो हैं वो पास हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट मूवमेंट में। इसकी जो ट्रांसपोर्ट मूवमेंट है उसको परफॉर्म करने के लिए लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हेल्प करते हैं। सो इसके 3 फंक्शंस हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, बैरियर बिटवीन सेल कंटेंट्स एंड एनवायरनमेंट के तौर पे भी एक सेमी परमिएबल जो इसकी नेचर है वो बेसिकली बैरियर है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। उसके बाद लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हैं ये ट्रांसपोर्ट मूवमेंट में हेल्प करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस में हेल्प करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द, इसका जो स्ट्रक्चर है वो डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया गया है। ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद हैं, ग्लाइकोलिपिड्स मौजूद हैं, लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। उसके बाद फास्फोलिपिड बाइलेयर मौजूद है, प्रोटीन चैनल्स मौजूद हैं, कोलेस्ट्रॉल है, साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स हैं, इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। सो ये बेसिकली दोनों बेसिकली मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ही हैं, बट पेरिफेरल का मतलब ये है कि ये पेरिफेरी पे अटैच है, उसके स्टार्ट में अटैच है। सो ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है, आपके माइंड में होना चाहिए। देन इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है कि लिविंग कंटेंट जो है, जो मौजूद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान, उसको हम बेसिकली साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो जो लिविंग कंटेंट है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के उसको हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। सो 2 आपके पास टर्म्स यहां पे आ गई। एक है साइटोप्लाज्म, वो है बेसिकली न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो लिविंग कंटेंट है उसको क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। लेकिन प्रोटोप्लाज्म अगर हम न्यूक्लियस को भी ऐड कर लेंगे उसके अंदर, हम कहेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ है वो बेसिकली जो भी लिविंग कंटेंट मौजूद है उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। सो आपको इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स हैं, एक है साइटोसोल, एक है ऑर्गेनेलिस। अब साइटोसोल बेसिकली क्या है? साइटोसोल बेसिकली एक सॉल्युबल पार्ट है, इसमें 90% वाटर होता है। इसमें तमाम फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन टू फॉर्म्स में होते हैं। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं और आयंस हैं वो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब वो ट्रूली सॉल्युबल हैं, ट्रूली डिसॉल्व्ड हैं। कुछ है कोलाइडल सॉल्यूशन, जो बेसिकली एक आपने जैसे देखा होगा कुछ सस्पेंशन, फॉर एग्जांपल कोई चीज आप पानी में डालते हो, उसका अगर कलर आ जाता है तो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है, वो बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहा है। तो इसी तरह जो लार्ज मॉलिक्यूल्स और लार्ज आयंस हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, वो नॉन विस्कस भी हो सकता है और विस्कस भी हो सकता है, सोल और जेल की फॉर्म में हो सकता है। सो आपको ये दोनों चीजें माइंड में होनी चाहिए कि साइटोसोल टू फॉर्म में बनाता है, फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स को टू फॉर्म में प्रेजेंट करता है, एक है ट्रू सॉल्यूशन, एक है कोलाइडल सॉल्यूशन। उसके बाद ऑर्गेनेलिज आ जाती हैं, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? फर्स्टली तो ये एक स्टोरेज हाउस का काम करता है, स्टार्च लाइक कंपाउंड्स का। ठीक है, उसके बाद ये मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? लार्ज मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होना स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ये है मेटाबॉलिज्म। उसके बाद स्टेमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म हेल्प फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया टू मूव इन साइटोप्लाज्म। क्योंकि एक साइटोप्लाज्म में फ्लूइड मौजूद होता है, तो एक स्टीमिंग मूवमेंट होती है फ्लूइड की। तो ये बेसिकली जो फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेल्स होती हैं, ऐसी ऑर्गेनेल्स जो फ्रीली फ्लोट कर सकती हैं, कहीं किसी के साथ वो अटैच नहीं है, सो वो फ्रीली फ्लोट कर सकती हैं ड्यू टू स्टीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये थे साइटोप्लाज्म के बेसिकली कुछ पॉइंट्स। देन वी विल डिस्कस द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस एक बड़ा इंटेग्रल कंपोनेंट है सेल का। ये डार्क प्रोमिनेंट बॉडी जिसकी स्फेरिकल या इरेगुलर शेप होती है, ये स्फेरिकल भी हो सकता है, ये इरेगुलर भी हो सकता है। तो इसको बेसिकली रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया। एक बात आपने माइंड में रखनी है कि सेल और न्यूक्लियस की डिस्कवरी आपने याद रखनी। सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसमें बेसिकली फोर पार्ट्स होते हैं। एक को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, एक को हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, एक को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और एक को हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, तो मैंने आपको पहले कहा था कि कोई भी ऑर्गेनेली जो यूकैरियोट के अंदर मौजूद होगी वो मेम्ब्रेन बाउंड होगी। सो न्यूक्लियस को जो मेम्ब्रेन कवर कर रही है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर एक डॉर्क लाइक स्ट्रक्चर है, डार्क स्ट्रक्चर है, जो राउंड डार्क स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? जो बेसिकली जो फ्लूइड मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम बेसिकली आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर किए हुए हैं अपने अंदर। ठीक है, इनकी कोई भी फॉर्म हो सकती है, डीएनए फॉर्म हो सकती है, आरएनए फॉर्म हो सकती है। जैसा कि आपको पता होगा शायद कि डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए को हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। उनमें डिफरेंस क्या है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। सो इनमें एक बेसिक डिफरेंस है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, इन चीजों को हमने डिस्कस किया। क्रोमोसोम को भी मैंने आपको बता दिया कि उसमें क्रोमेटिन मटेरियल होता है जो बेसिकली सेल डिवीजन के टाइम पे जो है वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। अब बेसिकली हमने डिस्कस क्या करना है, हमने डिस्कस करना है उसके फंक्शंस को। न्यूक्लियस का फंक्शन है कि तमाम जो एक्टिविटीज हो रही हैं सेल के अंदर उनको कंट्रोल कर रहा होता है। और इसके अलावा ये जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं पेरेंट्स में, वो आगे जाते हैं ऑफस्प्रिंग में, एक विरासत के तौर पे। ये बेसिकली उनको भी ट्रांसफर करने में कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम मौजूद है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए आरएनए मौजूद है, इसमें के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद है। तो बेसिकली ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स की जो ट्रांसफर है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसमें 3 टाइप ऑफ आरएनए मौजूद होते हैं, वो सिंथेसाइज होते हैं न्यूक्लियस के अंदर।
एक को हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, एक को हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं और एक को हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। तीनों सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स हैं और ये बेसिकली दीज आरएनएज आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस का में रोल प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन यहीं पे एंड होगा और क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, सेशन का टाइम एंड होने वाला है, जस्ट 1 मिनट इज लेफ्ट बिहाइंड। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं दोबारा मीटिंग को ज्वाइन कर रहा हूं इसी लिंक से। आपने दोबारा मीटिंग को ज्वाइन कर लेना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आज के सेशन में तो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। I will join